हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम मर्दानी 3 की पूरी कहानी आसान और डायरेक्ट तरीके से समझने वाले हैं। बिना लंबा इंट्रो खींचे चलिए सीधे मूवी के फर्स्ट सीन पर चलते हैं। शुरुआत में कुछ विमेन को दिखाया जाता है जिन्हें पहले ही पकड़ लिया गया होता है। सबके मुंह बंद हैं और उनसे फोर्स करके ड्रग फिल्ड पैकेट्स निगलवाए जा रहे होते हैं। ये लोग एक बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं जिसमें प्लान ये होता है कि अगले दिन इन गर्ल्स को बॉर्डर के उस पार भेज दिया जाएगा। इसी पूरे ऑपरेशन के बीच हमें शिवानी शिवाजी रॉय की मौजूदगी दिखाई देती है। शिवानी भी उन्हीं औरतों के बीच होती है और उसका चेहरा कवर्ड रहता है। तभी एक औरत के साथ कुछ क्रिमिनल्स जबरदस्ती करने लगते हैं। ये देखकर शिवानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बिना सोचे समझे आगे आती है और वहीं से फाइट शुरू हो जाती है। अकेले दम पर शिवानी एक एक करके सारे किडनैपर्स को नीचे गिरा देती है और उस औरत को सेफ बाहर निकाल लेती है। इसी बीच उसकी पुलिस टीम भी लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाती है। अब सारे क्रिमिनल्स को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है और बाकी महिलाओं को भी पूरी तरह रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहीं से मूवी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दो छोटी लड़कियां खेलती हुई दिखाई देती हैं। सब कुछ नॉर्मल लग ही रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे अचानक आते हैं और पल भर में उन दोनों बच्चियों को किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और यहीं से सीन सीधे बुलंदशहर में शिफ्ट हो जाता है, जहां धीरे धीरे साफ होता है कि पूरा मामला इसी जगह से जुड़ा हुआ है। यहीं पर रिवील होता है कि किडनैप हुई लड़कियों में से एक है रूहानी, जो एम्बेसडर की बेटी होती है। वहीं दूसरी लड़की होती है झूमरी, जो उसी फार्म हाउस में काम करने वाले केयरटेकर की बेटी होती है। इसी दौरान एम्बेसडर अपने मोबाइल पर एक न्यूज़ क्लिप देख रहा होता है जिसमें शिवानी शिवाजी रॉय ने किडनैप्ड महिलाओं को रेस्क्यू किया था। ये देखकर वो तय कर लेता है कि अपनी बेटी का केस वो किसी और को नहीं बल्कि शिवानी को ही सौंपेगा। अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस की वजह से ये स्पेशल रिक्वेस्ट जल्दी अप्रूव हो जाती है। एम्बेसडर को पूरा यकीन होता है कि इस मुश्किल केस को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ शिवानी ही है और वही उसकी बेटी को सेफली वापस ला सकती है। इसी भरोसे के साथ शिवानी को इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उसकी पोस्टिंग बुलंदशहर कर दी जाती है। बुलंदशहर पहुंचते ही शिवानी सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहां से दोनों बच्चियों को किडनैप किया गया था। वो पूरे क्राइम स्पॉट को केयरफुली ऑब्जर्व करती है, हर छोटी डिटेल पर ध्यान देती है और वहां हुई सिचुएशन को पूरी तरह समझने की कोशिश करती है। इसके बाद शिवानी एम्बेसडर के फार्म हाउस पर उससे मिलने जाती है। एक ट्रेंड क्राइम एक्सपर्ट होने के नाते शिवानी को कुछ क्लूज देखकर समझ आ जाता है कि किडनैपिंग के वक्त बच्चियों में से एक ने गुंडों का जमकर विरोध किया था और काफ़ी स्ट्रगल भी हुई थी। और शिवानी को ये भी साफ समझ आ जाता है कि बच्ची ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं उसे एक छोटी सी डॉल भी मिलती है जो फार्म हाउस के केयरटेकर की बेटी झूमरी की होती है। इन सब क्लूज को जोड़कर शिवानी इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये किडनैपिंग जानबूझकर रूहानी के लिए प्लान नहीं की गई थी, बल्कि वो गलती से इस पूरे मामले में फंस गई थी। अगर किडनैपर्स को पहले से पता होता कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है तो शायद वो उसे हाथ भी नहीं लगाते। तभी उसका सीनियर ऑफिसर उससे सवाल करता है कि वो इतनी श्योर कैसे हो सकती है। इस पर शिवानी एक्सप्लेन करती है कि किडनैपर्स दोनों बच्चियों को उठा ले गए हैं। अगर उनका टारगेट सिर्फ रूहानी होती तो झूमरी को साथ ले जाने की कोई वजह नहीं थी। फिर शिवानी अपनी सेकंड रीजन बताती है। वो कहती है कि अगर रूहानी को सोच समझकर किडनैप किया गया होता तो अब तक फिरौती के लिए कॉल आ चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद वो थर्ड पॉइंट रखती है। शिवानी बताती है कि रूहानी और झूमरी दोनों साथ में मिट्टी में खेल रही थी। दोनों के कपड़े और हालत देखकर वो किसी गरीब गांव की बच्चियों जैसी लग रही होंगी। इसी कंफ्यूजन में किडनैपर्स ने गलती से रूहानी को भी उठा लिया। शिवानी का मानना होता है कि ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं और बच्चियों को लेकर अब तक उस जगह से दूर निकल चुके होंगे, लेकिन वो ये भी साफ कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किडनैपर्स खुद से फिरौती के लिए कॉल नहीं करेंगे तो पुलिस उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। इसके बाद शिवानी एक स्मार्ट मूव चलती है। वो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के जरिए ये खबर फैलवा देती है कि रूहानी, जो एक एम्बेसडर की बेटी है, उसका किडनैपिंग हो चुका है। साथ ही अनाउंस किया जाता है कि जो कोई भी इस बच्ची के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी देगा उसे 2 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद कहानी हमें सीधे अम्मा पर ले जाती है, जो इस फिल्म की मेन विलन होती है। यहीं रिवील होता है कि ये औरत लड़कियों की किडनैपिंग का पूरा रैकेट चला रही है। पहले ये बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाने का धंधा करती थी, लेकिन अब उसने एक नया और कहीं ज़्यादा खतरनाक काम शुरू कर दिया होता है, जिसके बारे में हमें मूवी में आगे चलकर पता चलता है। अम्मा खास तौर पर 8 से 9 साल की छोटी लड़कियों को किडनैप करवाती थी। ये सारी लड़कियां जानबूझकर गरीब परिवारों से चुनी जाती थीं ताकि पुलिस इस केस को ज़्यादा सीरियस ना ले और ये पूरा खेल लंबे समय तक उनकी रडार से बाहर बना रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन किडनैपर्स पर जिन्होंने लड़कियों को उठाया था।
वो लड़कियों को अम्मा के आदमियों के हाथों बेच देते हैं, करीब 1-1 लाख रुपए में, और फिर वहां से निकल जाते हैं। अब वही चारों किडनैपर्स एक रोड साइड ढाबे पर आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सामने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि किसी एम्बेसडर की बेटी को किडनैप किया गया है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि जो कोई भी उस बच्ची की सही जानकारी देगा उसे 2 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनते ही चारों किडनैपर्स की नीयत बदल जाती है और उनके दिमाग में लालच बैठ जाता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वापस जाकर अम्मा के आदमियों से लड़कियों को छुड़ाएंगे और सीधे उनके पिता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलेंगे। इधर कहानी वापस शिफ्ट होती है झूमरी और रूहानी पर। दोनों को एक जगह रखा गया होता है जहां अम्मा के आदमी उनका कुछ मेडिकल टाइप का टेस्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट के बाद झूमरी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है जबकि रूहानी का रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। लेकिन ये किस चीज का टेस्ट था और इसका क्या मतलब है, इसका खुलासा हमें मूवी में आगे चलकर होता है। अभी उन दोनों बच्चियों का टेस्ट चल ही रहा होता है कि तभी अचानक वही किडनैपर्स वहां पहुंच जाते हैं। वो जबरदस्ती अंदर घुसते हैं और रूहानी को अपने साथ छुड़ाकर ले जाते हैं। यहीं से दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। मूवी में हमें काफी इंटेंस गन फाइट देखने को मिलती है जिसमें अम्मा के ऑलमोस्ट सारे आदमी मारे जाते हैं। आखिर में उसका सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच पाता है। वो तुरंत अम्मा को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि किडनैपर्स ने उनके साथ धोखा किया है, झूमरी को छोड़कर रूहानी को वहां से ले गए हैं। साथ ही वो ये भी इन्फॉर्म करता है कि टेस्ट में झूमरी नेगेटिव निकली थी जबकि रूहानी पॉजिटिव पाई गई थी। ये सब सुनते ही अम्मा गुस्से में अपने आदमी को हुक्म देती है कि झूमरी को तुरंत उसके पास लेकर आए। उधर दूसरी तरफ किडनैपर्स सीधे एम्बेसडर को फोन करके 2 करोड़ रुपए की डिमांड रख देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी कॉल के दौरान शिवानी कॉल ट्रेस कर लेती है। पता चलता है कि कॉल दिल्ली से आया है और शिवानी अपनी टीम के साथ तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस वहां पहुंचते उससे पहले ही किडनैपर्स रूहानी को लेकर फरार हो चुके होते हैं। अब शिवानी के सामने एक दूसरा चांस आता है। एम्बेसडर को जिस जगह बुलाया जाता है यानी मेट्रो स्टेशन, वो तय रकम लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन इस बार शिवानी और उसकी पूरी टीम भी उसे ट्रैक कर रही होती है। तभी एम्बेसडर के फोन पर किडनैपर्स का फिर से कॉल आता है। वो पैसे रखने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन एम्बेसडर साफ कह देता है कि वो तब तक पैसे नहीं देगा जब तक वो वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को देख और बात नहीं कर लेता। किडनैपर्स वीडियो कॉल कनेक्ट करते हैं और जैसे ही कॉल शुरू होती है शिवानी बड़ी बारीकी से बैकग्राउंड ऑब्जर्व करने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में वो समझ जाती है कि वो किस जगह से कॉल कर रहे हैं। शिवानी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि ना तो कोई किडनैपर्स मौजूद हैं और ना ही रूहानी। यही शिवानी को समझ आ जाता है कि वीडियो कॉल में जो रूहानी दिखाई गई थी वो लाइव नहीं थी, बल्कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो कॉल थी। असल में किडनैपर्स चालाकी से पैसे भी लेकर निकल जाते हैं और रूहानी को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में शिवानी के हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं लगता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही किडनैपर्स रूहानी को लेकर स्टेशन से बाहर निकल ही रहे होते हैं। तभी एक लेडी कांस्टेबल की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो उनका पीछा करने लगती है। लेकिन किडनैपर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसके सिर पर वार करके वहां से फरार हो जाते हैं, जिससे उस कांस्टेबल को काफ़ी चोट लग जाती है। हालांकि यही कहानी में एक पॉजिटिव टर्न आता है। उन 4 किडनैपर्स में से एक आखिरकार शिवानी के हाथ लग जाता है। अब पुलिस उसे हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ शुरू करती है। अब शिवानी उस पकड़े गए किडनैपर से पूछताछ करती है। वो बताता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके अम्मा के लिए बेचते थे। वो आगे बताता है कि अम्मा भिखारियों का बड़ा माफिया चलाती है और इससे पहले भी उसने उसके लिए कई बच्चे सप्लाई किए थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। अम्मा ने स्पेशली 8-9 साल की गरीब घरों की लड़कियों को टारगेट किया था ताकि उनके परिवार ज्यादा शोर न मचाएं और ये पूरा खेल लंबे समय तक उनकी रडार से बाहर बना रहे। वो ये भी बताता है कि पहले हर लड़की के लिए उन्हें 2 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इस बार अम्मा हर लड़की के लिए 10 लाख रुपए देने वाली थी। किडनैपर आगे बताता है कि अब तक उन्होंने अम्मा को 60 लड़कियां पहुंचा दी हैं। वो ये भी बताता है कि रूहानी को तो उन्होंने खुद ही अम्मा के आदमी से 2 करोड़ रुपए के चक्कर में छुड़वा लिया था, लेकिन झूमरी अब भी वहीं है, अब भी अम्मा के पास है। ये सुनकर शिवानी तुरंत अपनी टीम को हुक्म देती है कि पिछले 3 महीनों में जितनी भी 8-9 साल की लड़कियां गायब हुई हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट तैयार करो। इसके बाद शिवानी उस लेडी कांस्टेबल से मिलती है जिसे पहले चोट लगी थी। उसका नाम है फातिमा। शिवानी उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है ताकि ये केस और ज्यादा मजबूत तरीके से हैंडल किया जा सके। फातिमा ने उन तीनों किडनैपर्स के चेहरे देख लिए थे और शिवानी को अब पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में गायब हुई लड़कियों की लिस्ट बहुत लंबी है। शुरू में शिवानी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सोच रही थी, लेकिन असल में ये पूरा मामला नेशनल लेवल तक फैल चुका था।
शिवानी अपनी टीम के साथ बैठकर डिस्कस करती है और कहती है कि इतनी सारी लड़कियों को सिर्फ 3 महीनों में किडनैप किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी रेलवे स्टेशन या पब्लिक में भीख मांगती हुई क्यों नहीं दिखी। शिवानी का कंक्लूजन साफ है, अम्मा इस बार कुछ बड़ा और बहुत ही खतरनाक प्लान कर रही थी, भीख मंगवाने वाले पुराने काम से भी ज्यादा खतरनाक। इसी बीच अम्मा को पता चल जाता है कि किसी एम्बेसडर की बेटी को किडनैप किया गया है और शिवानी उसके पीछे पड़ चुकी है। अब अम्मा पूरी तरह अलर्ट हो जाती है और उसके सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन शिवानी भी पैसिव नहीं बैठती। वो अपनी टीम और पुलिस की खबरियों को पूरी तरह अलर्ट कर देती है और कहती है कि अगर अम्मा के किसी भी आदमी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत उसे रिपोर्ट किया जाए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है शिवानी के हस्बैंड पर, जो कि एक डॉक्टर हैं। वो बुलंदशहर आए हुए हैं शिवानी से मिलने के लिए। खैर, शिवानी को अपनी सोर्सेस से पता चलता है कि अम्मा के 2 आदमी एक ढाबे पर देखे गए हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच जाती है और वेट करने लगती है। उसका प्लान क्लियर था, जैसे ही ये लोग अम्मा तक जाएंगे, शिवानी उनका पीछा कर डायरेक्टली अम्मा तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों आदमी ढाबे से निकलते हैं, शिवानी और उसकी टीम उनका पीछा करती है। लेकिन ये लोग सीधे अम्मा के पास नहीं जाते, वो किसी एनजीओ में घुसते हैं और किसी को शूट कर देते हैं। तभी शिवानी वहां पहुंचती है और तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को मार देती है। इसी दौरान सामने आता है कि वो दोनों आदमी रामानुज को मारने के लिए आए थे। रामानुज पहले न्यूयॉर्क में स्टॉक ब्रोकर रह चुका था। अपने अनुभव और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसने एक ट्रस्ट बनाया था जो बेगर माफिया और बच्चों के किडनैपिंग रैकेट के खिलाफ काम करता है। ये ट्रस्ट सिर्फ बच्चों को रेस्क्यू ही नहीं करता, बल्कि उन्हें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी देता है। इसमें शामिल है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ केयर। रामानुज ने इस काम में कई खतरों का सामना किया है। उसके बहुत सारे एनिमीज थे और उस पर 3-4 बार अटैक्स भी हुए, लेकिन उसने कभी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया। शिवानी उससे मिलती है और कहती है, तुम्हें तो बेगर माफिया और इनके तरीके के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा ना। रामानुज कहता है कि हाँ, वो अम्मा को भी जानता है। इसके बाद शिवानी उससे हाथ मिलाती है और रामानुज पूरी तरह तैयार हो जाता है कि वो इस केस में शिवानी की मदद करेगा। शिवानी, रामानुज और उनकी पूरी टीम मिलकर डिफरेंट जगहों पर रेड मारते हैं। कई सारे बच्चों को वो रेस्क्यू कर लेते हैं और उन्हें सेफ जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवानी को अपनी सोर्सेज और खबरियों के जरिए पता चलता है कि वही किडनैपर्स जिन्होंने झूमरी और रूहानी को किडनैप किया था और 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी, उन्हें अब एक जुए के अड्डे पर देखा गया है। शिवानी अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत उस जगह पहुंचती है। इस बार उसके साथ रामानुज और फातिमा भी मौजूद होते हैं ताकि ये ऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग और सेफ रहे। शिवानी, रामानुज और फातिमा सब वहां अंदर घुसते हैं। जैसे ही किडनैपर्स को पता चलता है कि पुलिस और शिवानी टीम आई हुई है, चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। रूम के अंदर रूहानी को किडनैपर्स के साथ रखा गया था। नीचे शिवानी और फातिमा पूरी ताकत से उन पर अटैक करती हैं। उसी समय रामानुज ऊपर जाता है और रूहानी को बचाने की कोशिश करता है। वो एक किडनैपर को शूट कर देता है, लेकिन शॉकिंगली वही रूहानी का मुंह दबाकर उसे मार देता है। और यही एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। असल में रामानुज भी अम्मा के साथ मिला हुआ था। जब शिवानी उस रूम में पहुंचती है तो रामानुज पूरा ड्रामा करता है। वो कहता है कि मैं जब तक यहाँ पहुंचा तब तक किडनैपर्स रूहानी को मार चुके थे। ये सुनते ही शिवानी पूरी तरह टूट जाती है। अपनी आंखों के सामने एक मासूम बच्ची की मौत देखकर वो इमोशनली शेक हो जाती है। इसी बीच अम्मा शिवानी को कॉल करती है और ताना मारते हुए उससे पूछती है कि अब बोलो, तुम्हारी क्या कीमत है। जिस पर शिवानी गुस्से में साफ कह देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रामानुज पर, जो कि अम्मा से मिलने जाता है। यहीं पर एक और बड़ा खुलासा होता है। रामानुज को पहले से पता था कि ये पूरा केस शिवानी को ही दिया गया है। इसी वजह से वो शुरू से हर मूव पर नजर रखे हुए था। उसने हर सिचुएशन को पहले से प्लान कर रखा था और पूरा खेल बहुत पहले ही सेट कर चुका था। असल में रामानुज चाहता था कि वो शिवानी की टीम का हिस्सा बने, ताकि हर छोटी बड़ी डिटेल उसे पहले से पता रहे। उसका मकसद यही था कि शिवानी से पहले वो रूहानी तक पहुंच जाए, क्योंकि रूहानी पॉजिटिव थी। वो नहीं चाहता था कि रूहानी शिवानी के हाथ लगे, वरना उसका पूरा खेल उसी वक्त एक्सपोज हो जाता। लेकिन अब क्योंकि रूहानी की मौत हो चुकी थी, इसलिए केस शिवानी से वापस ले लिया जाता है। उसके सीनियर ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि ये पूरी फाइल शाम तक उनकी टेबल पर होनी चाहिए। इसी बीच
फातिमा को एक फ्रेश लीड मिलती है। उसे पता चलता है कि पूजा नाम की एक छोटी बच्ची जयपुर हाईवे पर मिली है। बिना टाइम वेस्ट किए फातिमा ये जानकारी शिवानी को देती है और दोनों तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। वहां पहुंचकर शिवानी सीधे हॉस्पिटल जाती है, जहां वो पूजा से मिलने जाती है। डॉक्टर शिवानी को बताती है कि जब बच्ची मिली थी तब शुरू में सबको लगा कि ये सिर्फ फटीग और डिहाइड्रेशन का केस है, लेकिन अगली सुबह जब नर्सेज उसके कपड़े चेंज कर रही थी तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में वॉट्स नजर आए। तुरंत टेस्ट करवाए गए और रिपोर्ट्स में सामने आया कि बच्ची को सर्वाइकल कैंसर है। डॉक्टर समझाती है कि ये कैंसर एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो नॉर्मली सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। इतनी छोटी बच्ची में ऐसा होना बेहद एबनॉर्मल है। ना ऐसा पहले कभी देखा गया है और ना ही मेडिकल बुक्स में पढ़ा गया है। ये कोई नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी नहीं था, क्योंकि इन्फेक्शन को कैंसर बनने में आमतौर पर कई साल लगते हैं, लेकिन ये बच्ची सीधे स्टेज 4 पर थी। डॉक्टर शिवानी से कहती है कि या तो ये वायरस किसी तरह म्यूटेट हो गया है या फिर इसे जानबूझकर म्यूटेट किया गया है। वो ये भी साफ कह देती हैं कि बच्ची के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसके बाद शिवानी बच्ची के पास जाती है और कैजुअली उसके सामने अम्मा का नाम ले लेती है। ये सुनते ही बच्ची बुरी तरह डर जाती है। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि जो भी बच्चियां पॉजिटिव होती थी 7-6 घंटों के अंदर मर जाती थी और अम्मा उन्हें जला देती थी। अम्मा के लिए सिर्फ नेगेटिव बच्चियां ही काम की होती थी। इसी दौरान जब अम्मा और उसके लोग इन बच्चियों को मारने वाले होते हैं, तब पूजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। पूजा की नाक से खून बहने लगता है और वहीं हॉस्पिटल बेड पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर शिवानी पूरी तरह टूट जाती है। वो बच्ची की बनाई हुई ड्राइंग अपने साथ ले लेती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में शिवानी और फातिमा साथ चल रही होती है। तभी अचानक शिवानी उस ड्राइंग बुक को ध्यान से देखती है। उसमें एक बिल्ली की तस्वीर बनी होती है। उसे देखते ही शिवानी को डेजावू सा फील होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये वही बिल्ली है जो रामानुज के ट्रस्ट के बाहर आइकन के तौर पर लगी हुई थी। अब शिवानी को रामानुज पर शक होने लगता है। वो क्वाइटली उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। धीरे धीरे उसे रामानुज की असल कहानी पता चलने लगती है। शिवानी को मालूम चलता है कि रामानुज जब बहुत छोटा था तब उसे भी अम्मा के गैंग वाले किडनैप करके लाए थे। अम्मा ने उसे मजबूर करने के लिए उसका एक हाथ कटवा दिया ताकि वो सड़कों पर भीख मांगे। लेकिन रामानुज को बचपन से ही भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा, चाहे पैसे कहीं से भी लाने पड़े। एक दिन जब अम्मा उसे भीख मांगने भेजती है तो रामानुज 7,000 रुपए चुरा कर ले आता है और साफ कह देता है, मैं भीख नहीं मांगूंगा, चाहे पैसे कहीं से भी लाऊं। धीरे धीरे अम्मा और रामानुज का रिश्ता स्ट्रांग हो जाता है। अम्मा उसे अपने बेटे की तरह मानने लगती है और रामानुज भी अम्मा से इमोशनली अटैच हो जाता है। सीधी सी बात थी, अम्मा की कमजोरी रामानुज था और रामानुज की कमजोरी अम्मा। ये सारी बातें शिवानी को उसी आदमी से पता चलती हैं जो बचपन में रामानुज को पकड़कर अम्मा के पास लाया था। ये आदमी पहले अम्मा के लिए ही काम करता था। शिवानी उसे थाने ले जाती है और कहती है कि उसे मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना होगा ताकि सब कुछ ऑफिशियली रिकॉर्ड हो सके। इसके बाद शिवानी रामानुज को कॉल करती है और झूठ बोलती है कि उसे कुछ बच्चियों की टिप मिली है और वो उन्हें रेस्क्यू करने जा रही है। ये कॉल वो जानबूझकर रामानुज के ट्रस्ट के बाहर से करती है। शिवानी को पूरा भरोसा था कि रामानुज ये बात सीधा अम्मा तक पहुंचाएगा और एग्जैक्टली वही होता है। रामानुज अम्मा को इन्फॉर्मेशन देने जाता है। शिवानी उसका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है और अम्मा और रामानुज दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। शिवानी दोनों की जमकर धुनाई करती है और घसीटते हुए थाने ले आती है। थाने में वही आदमी भी मौजूद होता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने वाला था। अम्मा और रामानुज को देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि अब ये दोनों उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे वो ब्लेड से खुद का हाथ काट लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यहीं से पूरा गेम शिवानी के खिलाफ पलट जाता है, क्योंकि वही आदमी शिवानी का सिंगल मेन विटनेस था। एविडेंस ना होने की वजह से रामानुज को छोड़ दिया जाता है और शिवानी के सीनियर ऑफिसर्स उसे सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं फातिमा चुपचाप रामानुज से मिलने जाती है। रामानुज उससे कहता है, अगर तुम अम्मा को जेल से भगाने में मेरी मदद करोगी तो बदले में तुम्हें रिस्पेक्ट और बहुत सारा पैसा मिलेगा। फातिमा ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और रात में अम्मा को लेकर जेल से फरार हो जाती है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। जब शिवानी को पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उधर रामानुज, अम्मा और फातिमा एक कार्गो शिप में बैठकर सीधे श्रीलंका पहुंच जाते हैं। अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं रहता।
रामानुज दोनों को अपनी सीक्रेट लैब में ले जाता है। वहां हम उन सारी बच्चियों को देखते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। असल में इस लैब में HPV वायरस पर रिसर्च हो रही थी। यही वायरस महिलाओं में सर्विकल कैंसर करता है। साइंटिस्ट्स ने इसका एक नया और बेहद डेंजरस वर्जन बनाया था, HPV-X। इस वायरस को छोटी लड़कियों पर टेस्ट किया जाता था। 3 घंटे के अंदर देखा जाता था कि उनकी बॉडी वायरस से लड़ पा रही है या नहीं। जिन लड़कियों की बॉडी वायरस को पकड़ लेती थी वो पॉजिटिव होती थी, और जिनकी बॉडी वायरस से लड़ जाती थी वो नेगेटिव लड़कियां ही उनके काम की थी। पॉजिटिव लड़कियां या तो मर जाती थीं या 96 आवर्स में उन्हें कैंसर हो जाता था। सिंपल शब्दों में, इस लैब में कैंसर को टेम्परेरली स्लो करने वाली दवा बनाई जा रही थी जो बहुत महंगी थी। इसीलिए 7-8 साल की बच्चियों को पकड़ा जाता था जिनके पीरियड शुरू नहीं हुए होते थे। उनके अंदर वायरस इंजेक्ट किया जाता था। अब शिवानी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। सस्पेंड होने के बावजूद वो अपनी एक सीक्रेट टीम बनाती है और सीधे श्रीलंका पहुंच जाती है। उधर अम्मा और फातिमा कहीं जा रही होती हैं, तभी शिवानी की टीम उन्हें सराउंड करके पकड़ लेती है। और यही सबसे बड़ा रिवील होता है, फातिमा असल में ऑनेस्ट ऑफिसर थी। शिवानी की प्लानिंग के हिसाब से उसी ने अम्मा को जेल से भगाया था ताकि रामानुज का भरोसा जीता जा सके। अम्मा तक शिवानी का पहुंचना पूरी तरह फातिमा की लोकेशन शेयरिंग की वजह से पॉसिबल हुआ था। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है। फातिमा खुद को गोली मारकर घायल हालत में रामानुज के पास पहुंचती है और बताती है कि अम्मा पकड़ी जा चुकी है। ये सुनकर रामानुज पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब शिवानी सीधे रामानुज की लैब पहुंचती है। वो उससे डील करती है, तुम सारी बच्चियां छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हारी अम्मा लौटा दूंगी। रामानुज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो मान जाता है। लेकिन उधर अम्मा शिवानी से भागने की कोशिश करती है। शिवानी उसे रोकती है और सीधा गोली मार देती है। अम्मा की वही मौत हो जाती है। शिवानी अम्मा की बॉडी को व्हीलचेयर पर बैठाकर डील वाली जगह ले आती है। रामानुज भी सारी बच्चियों और फातिमा को लेकर पहुंचता है। रामानुज पूछता है, मेरी अम्मा को क्या हुआ? शिवानी कहती है, कुछ नहीं, बहुत बकवास कर रही थी इसलिए बेहोश कर दिया। लेकिन जैसे ही रामानुज पास जाता है उसे पता चलता है कि अम्मा मर चुकी है और उसके शरीर पर बॉम्ब लगाया गया है। ट्रिगर शिवानी के हाथ में है। शिवानी ट्रिगर दबा देती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सारे गुंडे वहीं मारे जाते हैं। सारी बच्चियों को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है और फातिमा की भी जान बच जाती है। अब शिवानी रामानुज को पकड़ती है, उसे बहुत मारती है, लेकिन मारती नहीं बल्कि उसके अंदर वही कैंसर वायरस इंजेक्ट कर देती है जिसका वो बच्चियों पर टेस्ट करता था। कुछ टाइम बाद रामानुज हॉस्पिटल बेड पर पड़ा होता है। बाल झड़ चुके होते हैं, बॉडी पूरी तरह वीक हो चुकी होती है। कैंसर से तड़प कर वहीं उसकी मौत हो जाती है। बाद में शिवानी के ऑफिसर्स उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे दोबारा जॉब मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ऑनेस्टली गाइज, ये मूवी मुझे काफ़ी पावरफुल लगी। स्टोरी, इमोशंस और ट्विस्ट्स सब कुछ ऑन पॉइंट था। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही इंटेंस, डार्क और माइंड ट्विस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे वेरी सून एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस और हाँ, फिल्मी विजडम के साथ जुड़े रहना। बाय बाय।